नमस्कार, मैं हूं बद्री नोटियाल। मौसमी पारा लगातार गिर रहा है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके इतर राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई प्रत्याशी जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें टिकट न मिलने से नाराजगी साफ देखी जा रही है और अब पार्टी के सामने भी अब चुनौती बन रही है, क्योंकि बगावती तेवर प्रत्याशियों ने दिखाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ आज मेहमान के रूप में संतोष रावत जी हैं। संतोष रावत जी के बारे में आपको एक बार बता दूं मैं, आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 2 बार आप रुद्रप्रयाग नगर पालिका में सभासद रह चुके हैं और कांग्रेस में तमाम पद आपने निभाए हैं। सामाजिक कार्यों में आप लगातार आगे रहते हैं। आप ही से आज बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट किसी और को मिल गया। संतोष जी, स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले आपके नव हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपका चैनल है, आपके जो भी फॉलोअर हैं वो लगातार फॉलो करते रहे और अधिक फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संतोष जी, टिकट की दावेदारी कांग्रेस से आपने की थी, लेकिन परिणाम जो है विपक्ष में आ गया, आपके पलटी मार दी कांग्रेस ने। नहीं, देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट की दावेदारी करना, और पार्टी के जो शीर्ष नेता, अगर वो ईमानदारी से पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता रहा है, जिसने पार्टी के तमाम पदों पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, पार्टी के लिए संघर्ष किया है, पार्टी के लिए पूरा टाइम दिया है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत खरे थे उसमें। और हमें उम्मीद थी कि पार्टी के लिए जो हमारा समर्पण भाव रहा है, पार्टी के लिए हमने अपने काम धंधे छोड़ दिए, पार्टी के लिए हमने उतना टाइम हम अपने परिवार को नहीं दे पाए जितना हमने पार्टी को दिया, जितना हमने जनता को दिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का मलाल रहता है कि पार्टी लास्ट में हमें उस मुकाम पर छोड़कर गई जहाँ से अब ये उम्मीद हम छोड़ दें कि पार्टी अब भविष्य में आने वाले टाइम में भी हमें कुछ इन टिकटों के अलावा भी कुछ दे सकती है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और ना अब मैं करना चाहता हूँ पार्टी से, क्योंकि हमने हमेशा पार्टी के लिए एक ईमानदार और हमेशा पार्टी के लिए लड़ने और जज्बे वाला काम किया हमने हमेशा। तो आपने देखा होगा बहुत जगह हम चाहे हमने रैणी आपदा में लंगर लगाया, 15 दिन का लंगर में यहाँ से रुद्रप्रयाग से गया, 170 किलोमीटर हमने यूथ कांग्रेस के बैनर तले लंगर लगाने का काम किया। और आज आपदा आई थी सुबह 10 बजे, हम 2-3 बजे वहाँ पहुँच गए थे, 3 बजे, और हमने वहाँ पर रात शाम को 4-5 बजे लंगर लगाने का काम किया था। तो 15 दिन लंगर चला। फिर वहाँ एसडीएम से डीएम से हमारी झड़प हुई। उसके बाद हमारे वहाँ यूथ कांग्रेस के तमाम लोगों की भी झड़प हुई और एसडीएम डीएम ने हमसे बहुत बदतमीजियाँ भी की। सब चीज़ झेलते हैं, पार्टी के लिए काम करना है तो जनता के लिए काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद आपने देखा भी केदारनाथ आपदा में हम रात भर लगे रहे, हमने वो पूरी शराब पकड़ी, जब पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं उस चुनाव में हम और मजबूत हुए। उस जो शराब प्रकरण वाला काम हुआ था तो उससे हम और मजबूत हुए। तमाम तरह के हमने पार्टी के लिए कार्य किए हैं। 21 दिन का लंगर हमने रुद्रप्रयाग में लगाने का काम किया। आपने देखा पार्टी के बैनर तले हमने यहाँ पर 12 दुकानें टूटी थी, उनको जब मैं और 1-2 लोग हमारे साथ और थे, हम सब ने लड़कर उन दुकानों को भी पार्टी के बैनर तले उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम किया। तमाम कार्य, चाहे संसद घिराव हो, विधानसभा घिराव हो, सचिवालय घिराव हो, हर घिराव में पहुँचने का काम पार्टी के सच्चे ईमानदार सिपाही के रूप में हमने किया है। तो हमें उम्मीद थी पार्टी हमें टिकट देगी। अगर हमसे कोई पुराना कार्यकर्ता होता या हमसे कोई जिसने संघर्ष किया होगा पार्टी के लिए, अगर उसे पार्टी टिकट देती तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने योग्य भी था। पर पार्टी ने एक हम बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है किसी का, पर पार्टी के समर्पण भाव के हिसाब से मुझे लगता था कि हम उसमें ज़्यादा निपुण थे और हमें टिकट देना चाहिए था पार्टी को। संतोष जी, अब टिकट तो किसी और को मिल गया, अब तो टिकट तो वापस हो नहीं सकता है। क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि अब आपका जो तेवर दिख रहे हैं वो बगावती दिख रहे हैं? नहीं, बगावती नहीं। देखिए, आपने देखा होगा मैं पार्टी को बाद में रखता हूँ, पहले हम जनता को रखते हैं, और जब जनता है तभी पार्टियाँ भी हैं। जनता नहीं है तो पार्टी भी किसी काम की नहीं है। और हमने तो हमेशा पार्टी के लिए भी उतना ही काम किया और जनता के लिए भी उतना काम किया। और मैं लगातार 2 बार जनप्रतिनिधि रहा हूँ, वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 7 से। मुझे डीपीसी मेंबर बनने का मौका मिला। हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, जो काम नहीं हो सकते थे हमने उनको भी अमली जामा पहनाने का काम किया।
और तमाम जगह हम आंदोलित रहे, तमाम जगह हमने लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता कि पार्टी आपको टिकट दे रही है या नहीं दे रही है। आप अगर जनता के प्रिय हैं, जनता के बीच आपकी लोकप्रियता है, तो आपको ज़रूर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और हमारे सारे लोग, जितने लोग हमारे हैं, सब लोग हमें कह रहे हैं संतोष भाई चुनाव में उतरना है, और सब लोग एकजुट होकर हमें जिताने का काम कर रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं वो कांग्रेस के लगभग 80% जो वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, पार्टी के लोगों ने अन्याय किया है, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे ताकि वो आगे से किसी ऐसे पदाधिकारी के साथ इस तरह का काम न करे जो समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सबक सिखाने का मौका भी है हमारी जनता को, ताकि ये पार्टियां जिस तरह से युवाओं के साथ अगर धोखा होता है, तो कहीं ना कहीं वो सबक भी हमें सिखाने की जरूरत है, और जनता जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि आप चुनाव न लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रुद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम जगहों पर आपकी अच्छी पैठ है। कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी आप चुनाव न लड़ें। नहीं, मैंने आपको इससे पहले वाले शब्द में स्पष्ट किया कि मेरे लिए पहले जनता है, उसके बाद पार्टी है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जनता अगर आवाज़ देगी और दे रही है आवाज़, तो पहले जनता है, उसके बाद पार्टी है। तो जनता आवाज़ दे रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, हम आपको जिता कर भेजेंगे और जनता का राज आएगा। तो कहीं ना कहीं हम जनता की बात सुनेंगे। स्पष्ट आपने कर ही दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और एक फाइट, हम हमेशा, आपने देखा होगा, हम जब भी कहीं किसी भी मुद्दे पर लड़ते हैं तो फाइटर की तरह लड़ते हैं। तो फाइटर की तरह चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। संतोष जी, एक चीज़ देखिए, किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है। आप लगातार, आप बता रहे हैं 15 सालों से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या इसी तरह अगर पार्टी में आपको लगता है कि जो जेन्युइन कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की गई, तो क्या पार्टी में अंतर्कलह भी देखने को मिलता है? देखिए, इस टाइम पार्टियों में, चाहे आपने देखा बीजेपी में भी पूरा धन बल चल रहा है, और पार्टियों में इस तरह का माहौल बन गया है कि जिसके पास पैसा है, समर्पित कार्यकर्ता को सिर्फ यूज़ करने का काम करते हैं, और बाकी बल्कि समर्पित कार्यकर्ता के पास जनता का जनाधार भी होता है, उसको दरकिनार कर वो ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और पार्टियों को इस पर मनन भी करना चाहिए। खासकर कांग्रेस को तो इसमें बहुत ज़रूरी मनन करना चाहिए कि उनका एक समर्पित कार्यकर्ता होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम जाती है। और वो तो छोड़ो, जो उसकी टीम होगी, कहीं ना कहीं वो लोग भी जाते हैं जो पार्टी से जुड़े होते हैं। उनको लगता है यार, जब 15 साल में इस आदमी ने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा, उसके बाद इस व्यक्ति का जब 15 साल में एक टिकट मांगा था सिर्फ, वो भी आप ये लगिए, हम प्रत्येक चुनाव में हमने लड़ने भिड़ने का काम बीजेपी से किया, बीजेपी के गुंडों से किया, सब लोगों से हमने लड़ने का काम किया, और पार्टी से हमने सिर्फ एक टिकट मांगा था। और ये स्थिति थी कि हम पैरों में तक गिड़गिड़ाए। हमने कहा भाई साहब, हमारा समर्पण भाव देखिए, अध्यक्ष जी हमारा समर्पण भाव देखिए, फलाने मंत्रियों को, फलाने उनको, हमने सबके पैरों में गिड़गिड़ाए हम। ठीक है, हमारे सीनियर नेता भी हैं, वो कोई हमसे बुजुर्ग भी हैं, पैरों में गिरना भी कोई इतना वो नहीं है, पर हमने बहुत रिक्वेस्ट की। हमने कहा भाई साहब, हमारा समर्पण अगर पार्टी के प्रति कम है, या हमने पार्टी के प्रति कोई समर्पण भाव में कमी रही है, या पार्टी की सेवा में या आपकी सेवा में हमें कमी रही है, तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। पर सबने अपनी हिटलर वाला रौब दिखाया और हमारा टिकट किसी और को देने का काम किया। तो बहुत धक्का, मुझे उतना धक्का नहीं लगा, पर मेरे समर्थक, मैं तो इतना मजबूत हो चुका हूँ पिछले 3-4 दिन से जो परिस्थितियाँ हुई, पर हमारे समर्थक वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत उदास हैं, और बहुत मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और बहुत भावनात्मक रूप से। तो मैं तो कल रात भर मुझे तो 14-15 कॉलें आई, तो सब के सब बहुत भावनात्मक हो रखे थे। तो मैंने समझाया उन लोगों को, तो उन लोगों ने भी कहा भाई साहब, चुनाव लड़ना है तो हम इसीलिए मैदान में हैं। अच्छा संतोष जी, भाजपा कांग्रेस के अलावा आप हो गए, कुछ और भी प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या लगता है आपको, आपकी स्थिति किस तरह आप आंक रहे हैं? देखिए, स्थिति जनता जनार्दन के बीच है। जनता जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और मैं निर्दलीय के रूप में हूं, अगर चौथा भी कोई निर्दलीय के रूप में, या जितने भी होते हैं, जितने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन करते हैं, तो जनता जनार्दन से मैं निवेदन करूंगा, उन सबका आकलन करें कि कौन कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, किसने आपके लिए बिना
बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पार्टी के आपके लिए हमेशा खड़ा रहने का काम किया है, आपकी आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। आप कहते हैं ना, राजनीति में हम सुनते हैं बहुत से नेता कहते हैं कि विकास होना चाहिए, तो जो आखिरी में पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उससे विकास होना चाहिए। ये सिर्फ नेता कहते हैं, करते नहीं हैं। और हमने वो साकार किया है, हमने दिखाया है कि अगर किसी आखिरी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो संतोष राउत रात के 12 बजे भी उपलब्ध हुआ है अगर उनको ज़रूरत है। जब उन लोगों का मुझसे संपर्क हुआ होगा, मैं हमेशा उपलब्ध होने की कोशिश की है मैंने। तो कहीं ना कहीं राजनीति में समर्पण भाव और जनता देखती है, पूरा जनता सारे जितने प्रत्याशी हैं उनमें उनका आकलन करेगी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर आएगी कि कौन प्रत्याशी सही है, कौन प्रत्याशी आपकी आवाज़ उठा सकता है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, कौन आपके लिए डीएम से भिड़ सकता है, कौन आपके लिए एसपी से भिड़ सकता है, कौन आपके लिए सचिव से भिड़ सकता है, कौन आपके लिए विधायक से भिड़ सकता है, कौन आपके लिए सांसद से भिड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जनता चुने ताकि आपकी आवाज़ को जो ये नेता लोग दबाने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को न चुने और अच्छे व्यक्तियों को चुने जो आपके लिए संघर्ष करते हैं। संतोष जी, आप 2 बार नगर पालिका के सभासद रहे हैं, तमाम आप कांग्रेस के पदों पर रहे हैं। रुद्रप्रयाग विकास में आपने हालांकि तमाम आपने काम किए हैं, अब आपके पास क्या योजना है शहर के डेवलपमेंट को लेकर? क्योंकि यदि आपके पक्ष में चुनाव का परिणाम निकलता है तो फिर आपका विजन क्या होगा? देखिए, विज़न बहुत हैं और शायद मैं विज़न बताते बताते तो बहुत टाइम भी हो जाएगा, पर जो मैं अपना मेन टारगेट लेके चला हूँ, जो मुझे लगा है अभी तक नगर पालिका में, हमारे पास विज़न तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप जिससे भी पूछोगे वो बहुत बड़े बड़े विज़न देने का काम करेगा। तो उसके लिए हम बजट कहाँ से लाएंगे, बजट की व्यवस्था कहाँ से होगी, अब फिर हमें बजट के लिए शासन प्रशासन में दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि वो दौड़ भाग भी नहीं करते हैं और फिर भी आज की स्थिति ऐसा है कि पूरे प्रदेश में इतना कर्जा हो गया है प्रदेश पे कि आज पैसा उतना उस रूप में नहीं मिल रहा है जिस रूप में पहले मिलता था एनडी तिवारी जी या अन्य मुख्यमंत्रियों के टाइम मिलता था। अब धीरे धीरे वो पैसा भी कम हो रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। तो जो पहले 10 लाख में काम हो जाता था अब वो 40-50 लाख में भी काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि जो हमारी नगर पालिका है, मैंने अपना टारगेट बनाया है नगर पालिका की, हमारी सालाना जो हमारी आय आती है विभिन्न स्रोतों से वो करीबन 98 लाख के हेर फेर में आती है। ये समझ लो कि 1 करोड़ के हेर फेर। तो मैंने टारगेट बनाया है कि हम इसको प्रत्येक साल इसमें वृद्धि करें और जब हम लास्ट का जो हमारा कार्यकाल का साल होगा तो उस साल हम 5 करोड़ के लगभग प्रत्येक साल हम आय अर्जित करने का काम करेंगे। तो हमने इस तरह का टारगेट बनाया ताकि जो आने वाला अगला अध्यक्ष हो हम किसी पे डिपेंड न रहें कि फलानी जगह से बजट आएगा, फलानी जगह से हम व्यवस्था कर पाएंगे। तो हमने टारगेट बनाया है कि हम नगर पालिका की आमदनी बढ़ाएंगे और जब नगर पालिका की आमदनी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है दुकानें खुलेंगी, अन्य रोजगार खुलेंगे, बारात घर खुलेंगे या जो भी अन्य रोजगार हैं, एडवेंचर एक्टिविटी जो भी हम करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। आमदनी आनी है तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो हम करीबन, मैंने जो टारगेट बनाया, हम करीबन 5 साल में 200 लड़कों को रोजगार देने का काम भी नगर पालिका से करने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर निकाय चुनाव में राजनीति का स्तर अलग हो जाता है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरी तरह अलग होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन निकाय चुनाव में एक लोकलिटी का असर पड़ता है। आपको क्या लगता है किस तरह के हालात इस समय अब होने वाले हैं? देखिए, लोकलिटी का असर अब ऐसा हो गया है भाई साहब, जनता बहुत समझदार हो गई और जनता देखती है कि कौन काम का है कौन नहीं है, जनता उसी हिसाब से वोट देती है। आप भले ही कहीं कहीं पे हो जाता है कि दूसरा प्रत्याशी ऐसा उठ गया कि वोट कट गया तो जिसको जिताना चाह रहे थे वो नहीं जीत पाता। अभी आपने देखा केदारनाथ विधानसभा चुनाव में भी जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी को भी 10,000 वोट देने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है, अब लोग, पहले तो ये होता था कि विधानसभा और लोकसभा तक लोग सिर्फ टिकट की दौड़ में रहते थे कि ये टिकट मिल जाए, पर आज की और टिकट पे लोग वोट भी देते थे। पहले एक सिक्योरिटी हो जाती थी कि हम इस टिकट पे जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के टिकट के लिए उत्तराखंड में भगदड़ मची रहती थी। तो आज की स्थिति यह है कि आज विधानसभा में भी लोग अपना नज़दीक का और अपना आपके लिए जो लड़ा है उसको देख रहे हैं, ना कि टिकट के सिंबल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो बहुत छोटी नगर पालिका है, इसमें करीबन 9,500-9,800 ऐसी कुछ वोटर हैं।
तो ये इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता नगर पालिका का, और लोग देखते हैं कि स्वच्छ छवि का कौन है। हम 2 बार सभासद रहे, डीपीसी मेंबर रहे, हम पे कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता। आपने देखा बहुत से सभासदों पर लोग आरोप लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें पीठ पीछे भी चलती हैं, पर हम पे कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता कि हमने वहाँ से आमदनी करना या कुछ हमने वहाँ से कमाने की कोशिश की होगी। आज तक कोई नहीं बोल सकता ये चीज़ें। संतोष जी, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा, आप अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, क्या इसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, अब हमने पार्टी में 15 साल दिए हैं, और पार्टी से हमने एक छोटी सी चीज़ मांगी थी, नहीं मिलती है, कई बार किसी को नहीं मिलती है, पर हम बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि हमें ये टिकट मिलेगा नगर पालिका के लिए। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, पर आज की स्थिति देख रहे होंगे आप, हमें दरकिनार किया गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो पार्टी में बहुत कम समय हुआ है, और उनके जो भाई बंद हैं वो भी दूसरी पार्टी में हैं। उन्होंने 22 में जो थबल्याल जी के चुनाव में हम दिन रात एक किए हुए थे, तो उनके भाई बीजेपी की पोस्टें डाल रहे थे, वो लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, भरत चौधरी का प्रचार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मन दुखता है कि हम लोगों को टिकट नहीं दिया, उन लोगों को टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल ज़रूर है, और पार्टी करे अनुशासन पर कार्रवाई। हम पहले ही कह चुके हैं पार्टी को कि हम पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, और हमें चुनाव लड़ना है, जनता की आवाज़ बनना है, तो जनता की आवाज़ बनेंगे, और फिर जीत कर फिर अगर पार्टी में जाना होगा या पार्टी में देख लेंगे, जहाँ भी जाना होगा, जहाँ जिस और जनता हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का जहाँ बहुमत होगा, वो लोग जहाँ हमें ले आना चाहेंगे हम वहीं जाएंगे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस में भी आप बड़े पदों पर हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का पद भी आपके पास है, आपको लगता नहीं कि आप पार्टी के खिलाफ काम करें? नहीं, देखिए, वो हमने सब संघर्ष करके पाया है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है मेरा उसमें। नौटियाल जी, मैं पहले मैं बूथ यूथ कांग्रेस में बूथ अध्यक्ष था। हमने डेलीगेट बनाए, फिर विधानसभा सचिव बना मैं, फिर लोकसभा सचिव बना, फिर लोकसभा महासचिव बना, फिर मैंने इलेक्शन लड़ा यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का। मुझे यहाँ के सीनियर नेता कोई नहीं चाह रहे थे कि ये इलेक्शन जीते, फिर भी युवाओं ने हमें साथ दिया और हम जीतने का काम किया। फिर मैं 2022 में हमने फिर प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस में, हम इलेक्टेड हुए, फिर से हम जीत कर आए। बहुत से नेता नहीं चाह रहे थे कि संतोष जीते, और हम फिर वहाँ से भी जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी संगठन में हमने दिन रात एक किया है, हमने आपको काम गिनाए, इतने हमने काम किए हैं, तो तभी पार्टी को जहाँ जहाँ उसने जिम्मेदारी दी हमने वो निभाई, तो पार्टी ने हमें वो पद देने का काम किया है। तो ये भी एक बड़ा संघर्ष होता है पार्टी में पद पाना, और वो भी राष्ट्रीय स्तर तक जाना। उसका हमें बहुत मलाल है कि आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का पद भी था, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत जी तोड़ दिन रात एक किया था। और कहीं ना कहीं उसका भी मलाल है कि आज हम कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, तो हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। टीस होती है, ऐसा नहीं है। और खैर, आज तो मैंने अपना दिल बहुत मजबूत कर लिया है। कल परसों तक तो बार बार आंसू आ जाते थे, और हमने अब उन आंसू को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो पार्टी ठीक है, पार्टी के प्रति हमारा समर्पण भाव जो रहा है उसे पूरा रुद्रप्रयाग जानता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने कहने से मैं पार्टी में बहुत अच्छा हो गया, पूरा रुद्रप्रयाग जानता है हमने पार्टी के साथ किस तरह से पूरी ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस में कई अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो पार्टी प्रत्याशी के साथ काम करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी कई लोग किसी भी प्रत्याशी के साथ काम कर लेते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस में भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको कोई मदद करे? बहुत लोग लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, नेताओं की बात नहीं करता मैं, कांग्रेस के नेता करे ना करे काम, और कांग्रेस का जो वोटर है, जो कोर वोटर है कांग्रेस का, वो नेता नहीं है। उसमें से 80% वोटरों के मुझे अपने आप फोन आए, मैं बहुत से वोटरों को जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा, भाई साहब आपके साथ अन्याय हुआ है, जब आपको 15 साल में कुछ नहीं मिला, आपने इतना संघर्ष किया, इतना वो किया। सबको उम्मीद थी, मतलब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि संतोष का टिकट नहीं होगा। हर किसी की जुबान पे ये था कि टिकट होना है तो संतोषी का होना। उसने पार्टी के लिए इतना समर्पित भाव से काम किया। उसके बाद देखे ना किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है, किस तरह से हमारा टिकट काटा गया, किस तरह से यहाँ कमेटी में तो ये भी चर्चा हुई कि जिला कांग्रेस कमेटी से सिर्फ एक ही नाम आया है। अब बताइए ना, एक नाम आने से
मतलब हमने 15 साल की मेहनत में इस कांग्रेस पार्टी में हमें इतना नहीं समझा कि हमारा पैनल में भी नाम जाए। इस तरह की चर्चा हुई कि एक ही नाम आया है। फिर 2-3 जो सीनियर नेता थे उन्होंने चर्चा की कि भाई संतोष मजबूत है, वहाँ पर संतोष जीत रहा है। तब जाकर उन्होंने फिर से पैनल में चर्चा हुई। ना तो एक तरफा कर रहे थे कि पैनल ही में नाम नहीं है, एक ही नाम है। तो किस तरह से पार्टी को किस ओर ले आना चाह रहे हैं। रुद्रप्रयाग की जो कांग्रेस हो गई है वो होटल कांग्रेस हो गई है और नेता उसमें खाते पीते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कर्जा भी चुकाना है, मतलब उसका एहसान भी चुकाना है उन लोगों ने कि जो खिलाया पिलाया उसका एहसान भी चुकाना है। तो यही सब पार्टी में चल रहा है। मैं आपको ये मैं नहीं, पूरा रुद्रप्रयाग ही कहता है कि होटल पॉलिटिक्स पूरे रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की हो चुकी है। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, धनबल की राजनीति होगी क्योंकि हर चुनाव में पैसा खर्च होता है। आप क्या लगता है आपको कि क्या धनबल की राजनीति के सामने आप जीत जाएंगे? देखिए, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ और सब बड़े प्रत्याशी होंगे। मेरा ना काम है ना कोई धंधा है और मैं हमारा ऐसा भी नहीं है कि कहीं से कोई ऐसा मेरा अपना बिजनेस हो खुद का, ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों का बिजनेस है, उसी के सारे हम चलते हैं और थोड़ा बहुत कभी इधर उधर कुछ काम धाम करके हल्का फुल्का तो वही हो पाता है, क्योंकि टाइम नहीं दे पाते हम जनप्रतिनिधि होने के नाते। और जो काम हमारा था भी हमने वो सब बेकार हो चुका है, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाए तो हमने कहीं ना कहीं उस काम में भी नुकसान खाया है। तो धनबल के आगे जनता, पिछली बार भी 2 बार मैं सभासद बना तो जनता ने धनबल को पीछे छोड़ा और हमें जिताने का काम किया। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ आपको, जनता इनका धनबल सब अपने पास जरूर ले लेगी और रखेगी भी अपने पास। क्यों कहीं से दूर के कहीं से अगर कोई इस तरह का पैसा लुटा रहा है तो आप समझिए कि वो कहाँ से ला रहा है। कुछ ना कुछ 2 नंबर का होगा या कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम होगा कि जिसमें ये पैसा आया है। तो कहीं ना कहीं जनता उस पैसे को भी रखेगी और वोट देने का काम संतोष को करेगी, क्योंकि जनता जानती है संघर्षों में खड़ा रहा है, दुख सुख में खड़ा रहा है। तो जनता हमें बहुत अच्छे बहुमत से जिताने का काम इस नगर पालिका में करने जा रही है। तो आप थे संतोष रावत जी, लगातार आप 2 बार नगर पालिका के सभासद रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने के कारण नाराज हैं और अब रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की पूरा तैयारी कर चुके हैं, पूरा मन बना चुके हैं। देखते रहिए हमारे साथ, अगले किसी और प्रत्याशी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।